एक फोटो वायरल होता है। बशर अल असद, सीरिया के डिपोज डिक्टेटर, एक रशियन सिक्योरिटी फैसिलिटी में बैठे हैं और बगल में उनकी पत्नी अस्मा है। बिल्कुल असली लगता है यह फोटो, लेकिन दोस्तों असलियत कुछ और ही है। जून 2026 में यह फोटो पूरे सीरियन सोशल मीडिया पर छा गया। सबने कहा आखिर क्रेमलिन ने अपने मेहमान को पूछताछ के लिए सिक्योरिटी फैसिलिटी में बुला ही लिया। लेकिन फैक्ट चेकर्स ने एक नज़र डाली और साफ बता दिया, यह पूरी तरह AI जनरेटेड फोटो है, बनावटी है, हवा से गढ़ी हुई है। मगर असली ट्विस्ट यह है जिसकी बात कोई नहीं करता, यह फेक फोटो इस कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा नहीं है। असली कहानी उस औरत की है जो उस फेक फोटो में बशर के बगल में खड़ी है। क्योंकि एक ताज़ा इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो सिर्फ डिक्टेटर की पत्नी नहीं थी सीरिया में, वो सीरिया में आधी गवर्नमेंट मशीनरी खुद चला रही थी। आज बात करते हैं अस्मा अल असद की। वो लंदन में पली बढ़ी बैंकर जिसे पश्चिम कभी सीरिया की प्रिंसेस डायना कहता था और जिनके बारे में कई इनसाइडर का दावा है कि वो असल में रेजिम की शैडो चीफ एग्जीक्यूटिव के करीब थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रियराग वर्मा। स्वागत है आपका। आज का एपिसोड न क्रिकेट पिच है न बॉर्डर का नक्शा। आज बात होगी सीरिया की भूतपूर्व फर्स्ट लेडी की, मॉस्को के एक पेंट हाउस की, एक ठंडे बस्ते में पड़े वॉर क्राइम्स फाइल की और एक ऐसी शादी की जो शायद पहले ही खत्म हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं क्योंकि शुरुआत किसी भी स्क्रिप्ट जैसी ही लगती है। अस्मा अखरास, जन्म 1975 लंदन में। पिता एक सीरियन कार्डियोलॉजिस्ट, माँ एक डिप्लोमेट। बचपन बीता एक्टन वेस्ट लंदन में। प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई, फिर किंग्स कॉलेज लंदन से कंप्यूटर साइंस और फ्रेंच लिटरेचर में डिग्री। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर, डॉयशे बैंक, फिर JP मॉर्गन। नाम उनका ऑफिस में था एमा। दफ्तर के कलीग्स को अंदाज़ा नहीं था कि यह लड़की सीरियन मूल की है। फिर आता है दिसंबर 2000। सीरिया के नए नवेले प्रेसिडेंट, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से डिक्टेटर बने बशर अल असद की एक गुपचुप शादी। पश्चिम मीडिया को यह जोड़ा तुरंत भा गया। जवान, ग्लैमरस, 3 भाषाओं में धारा प्रवाह और एक ऐसे आदमी की पत्नी जिसे दुनिया बेतहाशा रिफॉर्मर मानना चाहती थी। नाम मिला सीरिया की प्रिंसेस डायना। फिर आया फरवरी 2011। US वोग ने उन पर एक प्रोफाइल छापा, अ रोज इन द डेजर्ट। उनकी फैशन, उनके चैरिटी के काम, उनके सेक्युलर टॉलरेंट घर के तारीफों के पुल बांधे गए इस आर्टिकल में। टाइमिंग शालीनता से कहें तो बिल्कुल तबाही मचाने वाली थी। अरब स्प्रिंग लेकिन 1 महीना पहले शुरू हो चुका था। कुछ ही हफ्तों में सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोटेस्टर्स पर गोली बरसा रही थी। वॉग ने चुपचाप वह आर्टिकल अपनी वेबसाइट से हटा लिया। कुछ चीज़ों को कोई कैप्शन नहीं बचा सकता, लेकिन दोस्तों यह PR डिजास्टर उनकी कहानी का अंत होना चाहिए था। मगर निकला क्या? सिर्फ पहला चैप्टर। सार्वजनिक तौर पर अस्मा अल असद सीरिया ट्रस्ट फॉर डेवलपमेंट चलाती थी, एक चैरिटी जो उन्होंने 2001 में तब शुरू की जब सीरिया में इंडिपेंडेंट NGOs बनाने की कानून इजाज़त ही नहीं देता था। कितनी सुविधाजनक बात है। यही एक संस्था विदेशी सहायता, यहाँ तक कि UN की ह्यूमैनिटेरियन रकम देश में आने का मुख्य रास्ता बन गई। लेकिन एक हालिया इन्वेस्टिगेशन जो रेजिम के करीबी रह चुके लोगों से बातचीत पर आधारित है, उनमें से ज़्यादातर बदले के डर से अपना नाम उजागर नहीं करना चाहते, कहीं ज़्यादा अंधेरी तस्वीर पेश करते हैं इस लेडी के बारे में। किसी चैरिटी गाला सर्किट से आगे कहीं इसकी कहानी है। इसमें दावा है कि इकोनॉमी के कई हिस्सों पर इस NGO का गंभीर नियंत्रण था, यहाँ तक कि उस एड मनी पर भी जिसे खुद UN एम्बेजल होने का शक करता था। दावा है कि इंटेलिजेंस सर्विसेज ने उनके चैरिटी नेटवर्क से जुड़े अनाथालयों को बच्चों पर दबाव बनाने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दावा तो यह भी है कि उन्होंने एक इकोनॉमिक काउंसिल चलाई जो सीरियन बिजनेसेस पर दबाव डालती थी और लाइन में न आने पर गिरफ्तारी की धमकी भी देती थी। फिर आता है पैसे का खेल, जब प्रेसिडेंट बशर के चचेरे भाई रामी मैकलॉफ, जिनकी एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी या एसेट्स कहें तो 5 से 10 बिलियन डॉलर की थी और जो असल में सीरिया के शैडो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जाने जाते थे, 2019 के आसपास रेजिम से बिगड़ चुके रिश्तों के कारण और सार्वजनिक रूप से अपने टेलीकॉम साम्राज्य से बेदखल कर दिए गए, तो अंदाज़ा लगाइए किसके रिश्तेदारों को वह पाइपलाइन विरासत में मिली। उनके भाई फिरास अखरास को, उनके चचेरे भाई मोहम्मद अल दबाग, जिन्होंने सब्सिडाइज्ड फ्यूल और फूड के स्मार्ट कार्ड सिस्टम पर कब्जा जमाया।
एक बिजनेस पार्टनर खोदार अली ताहार, जिसे बाद में यूएस ट्रेजरी ने नाम लेकर सैंक्शन किया। एक सीरियन इकोनॉमिक एनालिस्ट का दावा है कि वो पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी के 70% तक हिस्से को नियंत्रित करने लगी थी। यानी अस्मा इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो सीरियन इकोनॉमी के पब्लिक सेक्टर यूनिट के 70% पर होल्ड रखती थी, वो भी एक ऐसे फंड के जरिए जो टेक्निकली सैनिकों के परिवार के लिए था। यह आंकड़ा एक एनालिस्ट का अनुमान भर है, कोई ऑडिटेड तथ्य नहीं है, लेकिन जो पैटर्न इसके इर्द गिर्द है वो अच्छी तरह से दर्ज है, यानी पब्लिकली अवेलेबल है। और ब्रिटिश अखबारों में सालों पहले छपे लीक्ड असद ईमेल्स में जब हजारों लोग मर रहे थे, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ऑनलाइन क्रिस्टल जड़ित लॉबोटिन जूते और एक ऐसा ही शैंडलियर खरीद रही थी। यानी एक तरफ लोग मर रहे थे और वो बेतहाशा पैसे बरसा रही थी। और जो उन्होंने जूते खरीदे और जो शैंडलियर खरीदी, उनकी कीमत आप जानना चाहेंगे? करीब 4,50,000 यूएस डॉलर्स। जी हाँ, 450,000 यूएस डॉलर्स। उन्हीं ईमेल्स में से एक दोस्त को लिखते हुए उनका यह कथन भी दर्ज है, आई एम द रियल डिक्टेटर। ये अस्मा अल असद, बशर की पत्नी के कथन है, आई एम द रियल डिक्टेटर। तो अगर टाइटल बशर के पास था तो असली लेजर कौन चला रहा था? और दुनिया को यह सवाल जोर से पूछने में 1 दशक से ज़्यादा वक्त क्यों लगा? अब एक हिस्सा जो किसी के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है। 2002 में बशर और अस्मा ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर उस समय के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के साथ फोटो खिंचवाई। चार्म ऑफेंसिव था यह, मिशन अकॉम्प्लिश्ड एक तरह से। ईयू को उनके एसेट्स फ्रीज करने और ट्रैवल बैन लगाने में मार्च 2012 तक का समय लग गया। क्रैकडाउन शुरू होने के पूरे 1 साल बाद, यानी सीरिया में गोलियां बरस रही थी, लेकिन यूएन तब भी सोया हुआ था, ईयू भी सोया हुआ था और ईयू को बैन लगाने में 1 साल का समय लगा। और तब भी ब्रिटिश अधिकारियों ने साफ किया कि वो लंदन में अपने माता पिता से मिलने जा सकते हैं, यानी अस्मा यूके जा सकती थी और वहाँ अपना घर भी रख सकती है, क्योंकि वह ब्रिटिश नागरिक है और आज भी है। नागरिकता छीनने की कोई कोशिश भी नहीं की गई ब्रिटेन की तरफ से। जब पासपोर्ट पहले से ही आपके पास हो तो एंट्री की आज़ादी एक अजीब सी चीज़ बन जाती है। 2017 तक एक केमिकल अटैक और उसके जवाब में यूएस स्ट्राइक के बाद ब्रिटिश सांसद, जिनमें नादिम ज़हावी भी शामिल थे, खुलेआम मांग कर रहे थे कि अस्मा की नागरिकता छीनी जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मार्च 2021 में आखिरकार लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस की वॉर क्राइम्स यूनिट ने उनके खिलाफ एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन खोली। यह तब हुआ जब गुएर्निका 37 नाम की एक लॉ फर्म ने आरोप दायर किया कि उन्होंने टेररिज्म को उकसाया है, बढ़ावा दिया है। यह इन्वेस्टिगेशन सैद्धांतिक रूप से आरोप, एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई, यहाँ तक कि नागरिकता छीनने तक जा सकती है। इस रिकॉर्डिंग तक कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं मिलती कि यह जांच प्रिलिमिनरी स्टेज से आगे बढ़ी है। कोई आरोप भी दर्ज नहीं हुए हैं, कोई इंटरपोल रेड नोटिस की पुष्टि तक नहीं हुई है। बावजूद इसके कि सालों से इसकी अटकलें लगती रही हैं। 2 दशक ग्लैमर कवरेज के, फिर करीब 1 दशक गुस्से के, और फिर एक लीगल प्रोसेस जो चुपचाप ठंडे बस्ते में चला गया लगता है। इसका मतलब आप खुद निकाल लीजिए। और फिर दिसंबर 7, 2024 की रात, पूरा ऑपरेशन, चैरिटी साम्राज्य, इकोनॉमिक काउंसिल, हर गवर्नमेंट दफ्तर पर में लगी परिवार की तस्वीरें 3 घंटे के भीतर सीरिया से गायब, हवा हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्मा अपने 3 बच्चों के साथ पहले ही चुपचाप रशिया शिफ्ट हो चुकी थी। आखिरी रिबेल ऑफेंसिव के दमास्कस पहुंचने से करीब 1 हफ्ता पहले ही वो भाग चुकी थी। बशर के अपने भागने की कहानी में कथित तौर पर एक आर्मड कॉन्वॉय शामिल थी। दमास्कस से लाटाकिया तक की उड़ान, फिर हेमेनिम एयरबेस से एक रशियन मिलिट्री विमान लाइट्स बंद, कम ऊंचाई पर, रडार से बचते हुए उन्हें निकाल ले गया। मॉस्को पहुंचने पर ग्रुप को कथित तौर पर क्रेमलिन के पास 4 सीजन्स होटल में ठहराया गया। वहां 1 हफ्ते का खर्च करीब $13,000 आया। जब एड्स ने बिल चुकाने में मदद मांगी तो कहा जाता है कि असद ने फ़ोन तक नहीं उठाया, यानी होटल के बिल भी नहीं चुकाए। आज वह परिवार, यानी बशर अल असद का परिवार, कथित तौर पर अपना वक्त बांटता है मॉस्को सिटी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पेंट हाउस और अति धनी रुबाइलिकोवा इलाके में एक विला के बीच, जहां सहयोग से उनके पड़ोसी बताए जाते हैं एक और एक्सपेल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट यूक्रेन के विक्टर यानुकोविच। रिपोर्ट्स के मुताबिक असद को अपनी दिनचर्या लगभग साधु जैसी है। वो ऑप्थेल्मोलॉजी की किताबें पढ़ते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं और रशियन सीखने की कोशिश करते हैं कभी कभी। न ही किसी मॉल में, न सिनेमा में, न किसी सार्वजनिक जगह पर उन्हें देखा गया है।
रिपोर्ट्स कहती हैं कि पितुन ने खुद पत्रकारों को उस कंपाउंड में घुसने से रोक रखा है और असद को किसी भी मीडिया से बात करने से भी रोका है। एक रिपोर्ट के शब्दों में, पॉडकास्ट तक अलाउड नहीं है। असमा की कहानी राजनीतिक ट्रेजेडी के ऊपर एक अलग पर्सनल ट्रेजेडी भी है। 2018 में उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से लड़ाई लड़ी, ठीक हुई। फिर 2024 में ल्यूकेमिया का पता चला। एक रिपोर्ट के मुताबिक बचने की संभावना करीब करीब आधी बताई गई। परिवार ने यूएई में परमानेंट रेसिडेंसी की कोशिश की और रिपोर्ट्स कहती हैं कि इमिराती सिक्योरिटी अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वह हत्या के लिए आसान निशाना बन सकती हैं, यानी उनका असैसिनेशन हो सकता है यूएई में। उनकी बेटी जैन को कथित तौर पर अबू धाबी की यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी जब क्लासमेट्स को उस लड़की की पहचान पता चल गई। उन्होंने अपनी डिग्री मॉस्को में पूरी की, एक ऐसे ग्रेजुएशन में जिसमें उनकी माँ और दोनों भाई मौजूद थे, लेकिन पिता बशर अल असद को वहाँ आने की इजाज़त नहीं मिली। और फिर है डाइवोर्स की खबरें, जो अब 2 बार सामने आ चुकी हैं। एक बार दिसंबर 2024 में और फिर अभी कुछ महीने पहले 2026 में। हर बार दावा यही कि वो शादी खत्म करना चाहती हैं और एक वैध ब्रिटिश पासपोर्ट वापस पाना चाहती हैं। क्रेमलिन ने इनमें से कम एक ही दौर की खबरों को सार्वजनिक रूप से नकारा है। यहाँ कुछ भी पुष्ट नहीं है, यानी कोई भी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है। इसे एक हेडलाइन नहीं, एक खुली फाइल समझिए दोस्तों, जो हमें वापस उसी फोटो पर ले जाती है जिससे हमने शुरुआत की। जून 2026 में फैक्ट चेकर्स ने इसे एआई जनरेटेड होने की पुष्टि की। यह बात कि लाखों लोगों ने इसे तुरंत सच मान लिया खुद एक बात बताती है। अब असल में लोगों को पता ही नहीं कि दोनों दिखते कैसे हैं, और जब इंटरनेट एक शादी को लेकर अटकलें लगा रहा, वापस घर पर एक पूरे देश ने वो कर दिखाया जो सीरिया ने 50 से ज़्यादा सालों में नहीं किया। जुलाई 2026, 12 जुलाई की तारीख को सीरिया की नई पीपल्स असेंबली ने असद रजीम गिरने के बाद अपना पहला सेशन किया। 210 सीटें 2/3 सरकार द्वारा चुने गए लोकल इलेक्टोरेट्स की एक इनडायरेक्ट प्रक्रिया से लेट 2025 और मिड 2026 के बीच भरी गई। बाकी 1/3 इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल शरारा द्वारा सीधे नियुक्त किए गए। सांसदों ने शपथ ली और अब्दुल हमीद अल अवाक को स्पीकर भी चुना। हस्का प्रोविंस के एक पुराने जज जो विद्रोह के शुरुआती दिनों में ही पुरानी सरकार छोड़ गए थे, यानी अल अवाक पुरानी सरकार में एक जज थे। यहाँ वह टेंशन है जिस पर ठहरना जरूरी है। इस सदन में कोई प्रो असद ब्लॉक उनकी तस्वीर लहराते हुए नहीं मिलेगा। जो कम्युनिटी उनके सिक्योरिटी स्टेट की असली रीढ़ थी, यानी अलावाइट्स, उनके पास मुश्किल से मुट्ठी भर चुनी हुई सीटें हैं। आबादी में उनके काफ़ी बड़े हिस्से के बावजूद सदन में छोटा सा टुकड़ा। ड्रूज बहुल प्रोविंस सुवायदिया की सीटें अब तक खाली पड़ी हैं, भरी ही नहीं जा सकी। आलोचक इसे पहले से ही एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें असली अपोजिशन नहीं है कह रहे हैं। इसलिए नहीं कि यह प्रो असद है, बल्कि इसलिए कि यह लगभग किसी के पक्ष में नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो अब डमास्कस चला रहे हैं। इसी बीच एक अलग अदालत में बशर, उनके भाई महर और बाकी पुराने अधिकारियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा भी चल रहा है। उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, उनके महल स्टेट को सौंप दिए गए हैं। तो बशर का राजनीतिक घर अब उस पार्लियामेंट में नहीं है। उनकी बची खुची ऑडियंस अब बस एक रशियन जनमत की अदालत है, जो हालिया रिपोर्ट्स में क्लियरली मेंशन्ड है। क्रेमलिन से जोड़ी टिप्पणियों के मुताबिक उनमें खास दिलचस्पी भी नहीं रखती। जो ठीक एक सवाल छोड़ जाता है, मॉस्को सिटी के उस पेंट हाउस पर लटका हुआ। अभी तक किसी ने भी अस्मा अल असद पर औपचारिक रूप से वॉर क्राइम्स का आरोप नहीं लगाया। 2021 वाली यूए के इन्वेस्टिगेशन खामोश पड़ गई लगती है। आरोपों पर कोई सार्वजनिक अपडेट नहीं है। फ्रांस के 3 अरेस्ट वारंट्स, जो अब बशर, उनके भाई महर और कई मिलिट्री व इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के नाम लेते हैं, उन पर भी कम से कम सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं हुई। रही पैसों की बात, परिवार की संपत्ति के अनुमान कुछ $100 मिलियन से लेकर उनके पूरे परिवार के लिए $10 बिलियन तक लगाए जाते हैं। इनमें कोई भी आंकड़ा स्वतंत्र रूप से ऑडिटेड नहीं है। इनमें से हर एक को क्लेम समझिए, ये कोई रिसीट नहीं है। एक सीरियन एक्सपर्ट ने बशर की स्थिति को साफ शब्दों में समेटा है, न कोई भविष्य, न सीरिया में कोई सहारा बचा। यही बात किसी दूसरे ढंग से उस औरत के लिए भी उतनी सच लगती है जो कभी डाउनिंग स्ट्रीट पर डिज़ाइनर हील्स पहने फ़ोटो खिंचवाती थी। वोग ने उन्हें डेजर्ट का रोज़ भी कहा था। हकीकत अब कुछ इस तरह दिखती है। एक औरत जो 2 देशों से बाहर है, एक शादी से भी बाहर है और शायद एक पासपोर्ट दफ्तर से भी बाहर है। अगर आपको लगता है कि अस्मा अल असद अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह मशीन चला रही थी, तो कमेंट करें गिल्टी। अगर लगता है कि यह सिर्फ बाद में गढ़ी हुई एक सुविधाजनक कहानी है जो कि उन्हें खलनायिका बनाती है, तो कमेंट करें प्रोपेगेंडा।
अगली वीडियो में टॉप कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। अगर आपको नई सीरियन पार्लियामेंट और दमिश्क में असल में डोर कौन खींच रहा है इस पर डीप डाइव वीडियो चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।